हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका एक बार फिर मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम क्लास का सब्जेक्ट साइंस का जो फर्स्ट चैप्टर था केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन, आज उसको आगे बढ़ाएंगे। मैंने आपको पार्ट फर्स्ट में, इस वीडियो के पार्ट फर्स्ट में मैंने आपको इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन दिया था। पार्ट टू में मैंने आपको केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना सिखाया था। आज हम शुरू करते हैं टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन कि इस चैप्टर के अंदर हमारे को कितने तरीके के केमिकल रिएक्शन जो है वो सिखाए गए हैं। तो सबसे पहला जो रिएक्शन इस चैप्टर के अंदर जिक्र किया जाता है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन का। यस, तो सबसे पहला जो रिएक्शन है वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता है कि इसको संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है, कॉम्बिनेशन। इस रिएक्शन के अंदर हम कह सकते हैं कि दो या दो से ज्यादा जो रिएक्टेंट होते हैं वो आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है। मतलब जो रिएक्टेंट होंगे वो दो या दो से ज्यादा होंगे। When two or more reactant react each other and makes us only single product, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो सिर्फ सिंगल प्रोडक्ट बनेगा। लास्ट वीडियो में मैंने आपको रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के बारे में बताया था। रिएक्टेंट वो एलिमेंट या सब्सटेंस होते हैं जो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट कर रहे हैं और प्रोडक्ट वो होते हैं जो उस रिएक्शन में नया पदार्थ बन रहा है, उनसे मिलके जो कोई नई चीज बनी है वो न्यू प्रोडक्ट हो गया, है ना। तो हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो है कॉम्बिनेशन रिएक्शन। तो सबसे पहले बात करते हैं कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन क्या है। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन की डेफिनेशन है दोज रिएक्शन in which two or more substance combine to form a single product, ठीक, are called combination reaction, ठीक। मतलब जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए मान के चलो आप मैग्नीशियम है, आपको बताया था मैग्नीशियम Mg जो कि सॉलिड है, साथ में अगर हम इसको हीट करते हैं विद प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन गैस, तो जब मैग्नीशियम को ऑक्सीजन के साथ बर्न किया जाएगा, हीट दी जाएगी, तो ये बन जाएगा मैग्नीशियम ऑक्साइड। क्या बन जाएगा? ये मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो यहाँ पर दो रिएक्टेंट ने रिएक्ट करा, मैग्नीशियम ने और ऑक्सीजन ने, तो जो प्रोडक्ट बना वो बना सिंगल प्रोडक्ट, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसको आप हैंड टू हैंड बैलेंस करके चलना, क्योंकि केमिकल इक्वेशन को बैलेंस करना बहुत जरूरी है। मैंने लास्ट टाइम बताया था कि हम केमिकल इक्वेशन को बैलेंस क्यों करते हैं। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। ये चीज आप क्लास 9th में पढ़ चुके हो। क्या पढ़ चुके हो? द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस नाइदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में जो द्रव्यमान होता है ना तो उसका सर्जन होता है ना विनाश होता है, इसीलिए जो कि प्रूफ भी है, इसलिए कभी भी केमिकल इक्वेशन को अनबैलेंस नहीं छोड़ सकते। तो इसको बैलेंस करना बहुत जरूरी है। तो बैलेंस करने के लिए आपको पता है यहाँ ऑक्सीजन का एक एटम है और यहाँ दो एटम है, यहाँ मैग्नीशियम सिंगल है, तो ऑक्सीजन को डबल करने के लिए हम यहाँ 2 लगा देते हैं। अब जब आपने ऑक्सीजन को बैलेंस किया तो मैग्नीशियम अनबैलेंस हो गया। मैग्नीशियम कितने हो गए? यहाँ 2। ऑक्सीजन कितने हो गए? 2। यहाँ ऑक्सीजन 2 है तो यहाँ तो ऑक्सीजन बैलेंस हो गई है, बट वहां मैग्नीशियम 2 है, यहाँ सिंगल है, तो यहाँ भी 2 लगा दो, तो ये बैलेंस हो गया। एक और एग्जाम्पल है, जैसे कार्बन प्लस O2 गिव्स 2 में कार्बन डाइऑक्साइड, ठीक। जैसे एक और एग्जाम्पल है H2 प्लस O2 गिव्स 2 में वाटर, H2O लिक्विड, ठीक है। तो ये सब एग्जाम्पल है कॉम्बिनेशन रिएक्शन के। तो कॉम्बिनेशन रिएक्शन आपको पता लग गया ना। बैलेंस कर दीजिए इसको। यहाँ अगर मैं यहाँ 2 लगा देता हूँ तो हाइड्रोजन होगी 4, ऑक्सीजन होगी 2, ऑक्सीजन 2, हाइड्रोजन 2 है, यहाँ 2 लगा दो, हो गया बैलेंस। तो ये एग्जाम्पल थे कॉम्बिनेशन रिएक्शन के।
आई होप आपको कॉम्बिनेशन रिएक्शन समझ में आ गया होगा। जब दो या दो से ज्यादा रिएक्टेंट आपस में रिएक्ट करते हैं और जो प्रोडक्ट है वो सिंगल प्रोडक्ट बनता है, इसको हम कॉम्बिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब अपने अगले रिएक्शन की बात करते हैं। तो स्टूडेंट, हमारा जो अगला रिएक्शन है जिसको बोलते हैं हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन, जो कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन से ही संबंधित है, इसका नाम है एक्सोथर्मिक रिएक्शन। इसमें क्या होता है, जब न्यू प्रोडक्ट बनता है, जब केमिकल इक्वेशन में न्यू प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में हीट भी रिलीज होती है, इसको हम एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहते हैं। समझते हैं एक बार। सबसे पहले आप डेफिनेशन लिखो, एक्सोथर्मिक रिएक्शन क्या होता है। एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन in which heat is also released along with product। मतलब जब कोई नया प्रोडक्ट बनेगा तो साथ में हीट भी रिलीज होती है। एग्जाम्पल के लिए कैल्शियम ऑक्साइड आपने पढ़ा होगा। कैल्शियम ऑक्साइड, जब हम कैल्शियम ऑक्साइड को वाटर से रिएक्ट करवाते हैं, जब कैल्शियम ऑक्साइड वाटर से रिएक्ट करता है तो बनता है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। क्या बनता है? कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। अगर आपको ये केमिकल इक्वेशन बनाने नहीं आ रही है तो आप मेरे वीडियो के पार्ट 2 में चले जाइए, आपको पता लग जाएगा। और अगर आपको बनाने आती है तो कंटिन्यू रखिए। कैल्शियम ऑक्साइड प्लस वाटर गिव्स टू में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, साथ में हीट भी रिलीज होगी, साथ में हीट भी रिलीज होती है। ठीक है। कैल्शियम ऑक्साइड जिसको चूना भी कहते हैं, तो इसमें क्या है, जब वाटर से जब ये रिएक्ट करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बन जाता है, साथ में हीट भी रिलीज होती है। आप किसी कंटेनर में थोड़ा सा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, ऊपर से पानी डाल दो, ठीक है, या थोड़ा सा कंटेनर में पानी लेके और ऊपर से थोड़ा कैल्शियम ऑक्साइड डाल दो, थोड़ी देर बाद आप देखोगे कि कंटेनर जो है वो गर्म हो जाएगा। कंटेनर गर्म इसलिए भाई क्योंकि इसके अंदर हीट रिलीज। एक और एग्जांपल करते हैं, इंपॉर्टेंट एग्जांपल जो पेपर में अक्सर पूछा जाता है, ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज। ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज, ग्लूकोज का ब्रेकडाउन एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है। कैसे? जब ग्लूकोज C6H12O6 जब O2 के कांटेक्ट में आके ब्रेक डाउन होता है रेस्पिरेशन के दौरान, रेस्पिरेशन में क्या होता है, ग्लूकोज ब्रेक होता है ना। तो जब ग्लूकोज ब्रेक डाउन होगा विद हेल्प ऑफ ऑक्सीजन, तो ये कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करता है, आपको पता है, वाटर रिलीज करता है, साथ में एनर्जी निकलती है। क्या निकलती है? एनर्जी। ठीक है, इन फॉर्म ऑफ एनर्जी निकलेगी इन फॉर्म ऑफ हीट, इन फॉर्म ऑफ हीट। तो यहाँ जो एनर्जी रिलीज हुई है वो हीट की फॉर्म में हुई है, इसलिए ग्लूकोज के ब्रेकडाउन को भी एक्सोथर्मिक रिएक्शन कहा जाता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन मैंने आपको बताया है, ब्रेकडाउन ऑफ ग्लूकोज। जो ग्लूकोज का ब्रेकडाउन होता है वो एक तरीके का एक्सोथर्मिक रिएक्शन है, क्योंकि इस रिएक्शन के अंदर एनर्जी रिलीज हो रही है इन फॉर्म ऑफ हीट, हीट की फॉर्म में एनर्जी रिलीज होगी। ठीक है, तो ये हमारा रिएक्शन था एक्सोथर्मिक रिएक्शन, अ रिएक्शन इन विच हीट इज आल्सो रिलीज अलोंग विद प्रोडक्ट, प्रोडक्ट के साथ साथ हीट एनर्जी भी रिलीज होती है। ठीक है, चलो अगला रिएक्शन है वो 3 तरीके का होता है, जिसमें से पहला है थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन। ये थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन क्या होता है, ध्यान से देखिए। थर्मल डीकंपोजिशन रिएक्शन, इस रिएक्शन में क्या होता है, एक सब्सटेंस को हीट किया जाता है, गर्म किया जाता है। जब इसको हीट किया जाता है, जब इसमें हीट अप्लाई की जाती है, तो ये 2 या 2 से ज्यादा न्यू प्रोडक्ट में स्प्लिट हो जाता है। हाँ, तो क्या लिखेंगे हम, व्हेन डीकंपोजिशन
when decomposition carried out, when the decomposition carried out by heat is known as decomposition reaction, which thermal decomposition reaction। एग्जाम्पल के लिए बहुत बढ़िया एग्जाम्पल दिए हुए हैं एनसीईआरटी में। जैसे एक एग्जाम्पल है, फेरस सल्फेट को जब हीट किया जाता है तो क्या होता है। फेरस सल्फेट, जो कि आयरन सल्फेट भी कहते हैं, जब हम फेरस सल्फेट को हीट करते हैं, ध्यान से देखना, एग्जाम में जरूर पूछा जा सकता है, बहुत इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। सभी थर्मल डिकम्पोजिशन के एग्जाम्पल सबसे जरूरी है। तो इसमें क्या होगा, ध्यान से देखना, जब हम इसको फेरस सल्फेट को हीट करेंगे तो ये बन जाएगा Fe2O3, साथ में दो कलरलेस गैसेस निकलती है, सल्फर डाइऑक्साइड और सल्फर ट्राइऑक्साइड गैस निकलती है सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर ट्राइऑक्साइड, जिनमें से बर्निंग ऑफ सल्फर, स्मेल ऑफ बर्निंग ऑफ सल्फर, इसमें सल्फर के जलने, बर्निंग ऑफ सल्फर, ठीक है। इसको बैलेंस कर दो, यहाँ आयरन 2 है, यहाँ आयरन सिंगल है, तो यहाँ 2 लगा के आयरन को डबल कर दिया आपने, और ऑक्सीजन ऑलरेडी 4 थी तो 2 से 2 होके हो गई 8, और 3 2 5 और 3 8, बैलेंस हो गया बच्चों, ठीक है ना। ये 3 है सल्फर ट्राइऑक्साइड। तो बैलेंस करना जरूरी है इक्वेशन को, जब भी कोई केमिकल इक्वेशन लिखोगे तो बैलेंस करना है, भले ही बोले या नहीं बोले, आपको इसको बैलेंस करना ही है, ठीक है। तो बैलेंस क्यों करते हैं आपको पता है, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मैस, मैस नेदर बी क्रिएटेड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो इसको ब्लैक कलर का होता है, तो ये फेरिक ऑक्साइड जो होता है ये ब्राउन कलर का होता है, ब्राउन कलर। ये वही है रस्टिंग ऑफ आयरन, आयरन पे जब रस्ट होता है तो कैसे कलर का होता है, ब्राउन कलर का होता है। तो फेरस सल्फेट आप लेबोरेटरी में देखेंगे तो ये ग्रीन कलर का दिखेगा आपको, कभी जाके देखना स्कूल की लेबोरेटरी में, अदरवाइज मैं दिखा दूंगा आपको। तो फेरस सल्फेट जो है वो ग्रीन कलर है, ठीक है, और जब इसको हीट करते हैं तो ये ब्राउन कलर में हो जाता है, दैट मींस फेरिक ऑक्साइड हो जाएगा Fe2O3, ठीक है ना, ध्यान रखना, कलर जरूर पूछे जाएंगे एग्जाम में। नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट, नेक्स्ट है लेड नाइट्रेट। तो जब लेड नाइट्रेट को हम लोग बच्चों हीट करेंगे तो क्या होगा, लेड नाइट्रेट जब हीट होगा तो ये हो जाएगा लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा। पहले तो प्रोडक्ट जो बनेगा वो लेड ऑक्साइड है, देन एक ब्राउन कलर की फ्यूम निकलेगी, नाइट्रिक ऑक्साइड गैस निकलेगी, ब्राउन कलर का फ्यूम है ये, ब्राउन गैस भी बोल देना इसको, ब्राउन गैस। साथ में एक और गैस निकलेगी जो कि कलरलेस होगी, ऑक्सीजन नाम है उसका, ठीक है, ध्यान रखना। जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं, लेड नाइट्रेट व्हाइट कलर का होता है, ये व्हाइट कलर का जो सब्सटेंस है दैट इज लेड नाइट्रेट। जब इसको हम हीट करते हैं तो ये लेड ऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा, येलो कलर, ठीक है। साथ में ब्राउन कलर की गैस निकलेगी जो कि नाइट्रिक ऑक्साइड है, NO2 गैस है। बैलेंस कर दो एंड टू एंड, ये लेड नाइट्रेट सिंगल है, यहाँ लेड लेड सिंगल है, यहाँ लेड सिंगल है, ऑक्सीजन 2 3 6 और वहां ऑक्सीजन है 2 और 1 3 और 2 5 है, बैलेंस नहीं है, ऑक्सीजन अनबैलेंस है। नाइट्रोजन यहाँ एक, N जो है वो 1 है, यहाँ भी नाइट्रोजन 1 है। क्या करना चाहिए हमारे को बैलेंस के लिए, यहाँ अगर हम 2 लगा दें तो लेड 2 हो जाएगा, साथ में नाइट्रोजन 2 हो जाएगा, नाइट्रेट हो जाएगा, ऑक्सीजन हो जाएगा 2 3 6 और 12। अगर यहाँ 2 लगा देंगे तो क्या होगा, देखो लेड दुगना हो गया, साथ में ये पूरे से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो ऑक्सीजन हो जाएगी 2 3 6 और 6 2 12 और N भी 2 हो जाएंगे। तो क्या करना चाहिए हमारे को, आप यहाँ काम करो, नाइट्रोजन यहाँ कितनी हो गई, 4 हो गई ना, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, 2 2 4, तो हमने यहाँ भी क्या लगा दिया 4, तो नाइट्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन यहाँ 12 हो गई, वहां 4 लगाने से क्या होगा, देखो 4 2 8 8 और 2 10, यहाँ 2 लगा दो भाई, हो गया, यहाँ लेड 2 हो गया, लेड 2 हो गया, नाइट्रोजन 4 हो गई, नाइट्रोजन 4 हो गई, ऑक्सीजन जो है वो 2 3 6 6 2 12 और 2 यहाँ हो गई इंटू 2 और 4 2 8 और 2 10 और 2 ये 12 हो गई। बैलेंस करते रहना एंड टू एंड। चलो बैलेंस के चक्कर में अपने मेन टॉपिक से भटक गए, दोबारा समझाता हूँ। व्हाट हैपन व्हेन द लेड नाइट्रेट इज हीटिंग, जब लेड नाइट्रेट को हीट करते हैं तो लेड ऑक्साइड बनता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड गैस निकलती है, साथ में एक और गैस निकलती है
कलरलेस गैस निकलती है, ठीक है। तो याद रखना कलर जरूर पूछे जाते हैं। और एक और एग्जांपल लिख लेते हैं इसका, कैल्शियम कार्बोनेट, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है। जब हम कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो क्या होगा, तब होगा कैल्शियम ऑक्साइड अलग हो जाएगा सॉलिड में, साथ में एक गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलेगी, ठीक है। कौन सी गैस निकलेगी, कार्बन डाइऑक्साइड। जब कैल्शियम कार्बोनेट को हीट करेंगे तो ये हो जाएगा कैल्शियम ऑक्साइड, साथ में गैस निकलेगी कार्बन डाइऑक्साइड। उसका अलग अलग तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ध्यान रखना कार्बन डाइऑक्साइड का। जैसे अगर कोई गैस रिलीज हुई है, सपोज ये वाई कह देगा, फिर इस वाई गैस को कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से जब पास करेंगे तो वापस कैल्शियम कार्बोनेट बन जाएगा। चैप्टर के एंड में हम लोग सभी तरीके के क्वेश्चन जो है करेंगे यहाँ पर, जिसको बैलेंस करो, कैल्शियम कैल्शियम कार्बोनेट O3 O2 और 3 बैलेंस है ऑलरेडी बच्चों, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है। तो ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जांपल थे थर्मल डीकंपोजिशन के, जो ज्यादातर एग्जाम में पूछे जाते हैं। अब हम अगला जो रिएक्शन है हमारा थर्मल डीकंपोजिशन के बाद जो अगला रिएक्शन है वो है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, ठीक है। फोटोलाइटिक में क्या होता है, फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन में क्या होता है, इसमें जो डीकंपोजिशन होता है वो लाइट की वजह से हो जाता है, ठीक है। तो जब किसी कुछ इस तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं, कुछ इस तरीके के केमिकल्स होते हैं कि अगर आप उसको लाइट में रखेंगे ना, लाइट की प्रेजेंस में रखेंगे तो वो डिकम्पोज हो जाएंगे। कैसे, अभी बताता हूं, उससे पहले डेफिनेशन लिख लो। व्हेन decomposition carried out when the decomposition carried out by light is called photolytic decomposition। एग्जाम्पल के लिए हम सिल्वर ब्रोमाइड का एग्जाम्पल लेते हैं, वन ऑफ द बेस्ट एग्जाम्पल ऑफ फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन, जो हमारे एग्जाम में भी पूछे जाते हैं और एनसीईआरटी में भी हाईलाइट किए हुए हैं। तो क्या बताया था मैंने, सिल्वर क्लोराइड AgCl। AgCl को जब हम लाइट में रखेंगे तो क्या होगा मालूम है, सिल्वर अलग हो जाएगा और वहां से गैस रिलीज हो जाएगी जो कि क्लोरीन गैस हो जाएगी, ठीक है। जो सिल्वर क्लोराइड है वो जब डिकम्पोज होगा तो वो अलग हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगी। ये व्हाइट कलर का होता है, सिल्वर क्लोराइड व्हाइट दिखेगा कलर में, जो कि बाद में ग्रे हो जाएगा और एक क्लोरीन गैस निकलेगी। आपको पता है क्लोरीन की स्मेल आएगी इसमें से। एक और एग्जांपल है सिल्वर ब्रोमाइड का AgBr, जो कि पेल येलो कलर का होता है, पेल येलो, हल्के पीले रंग का होता है ये। जब हम इसको लाइट की प्रेजेंसी में रख देते हैं तो इसमें से भी सिल्वर अलग हो जाता है और ब्रोमीन गैस अलग हो जाती है, ये भी ग्रे कलर का होता है। ये दो वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल है, ये दो बेस्ट एग्जांपल है फोटोलाइटिक डीकंपोजिशन के, जो अक्सर एग्जाम में पूछे जाएंगे। अब इनसे रिलेटेड क्वेश्चन क्या होते हैं वो मैं आपको बताता हूं। वो आपसे ये भी पूछ सकता है कि सिल्वर क्लोराइड को या सिल्वर ब्रोमाइड को डार्क कलर के कंटेनर्स में क्यों रखा जाता है। अभी आपको समझ में आ गया ना कि भाई अगर डार्क कलर के कंटेनर्स में नहीं रखा जाएगा तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएगा, सिल्वर अलग हो जाएगा, क्लोरीन अलग हो जाएगा। तो इसीलिए इनको डिकम्पोजिशन से बचाने के लिए डार्क कलर के कंटेनर्स में रखा जाता है, ताकि इनके अंदर लाइट जो है एंटर ना कर सके। आपने मेडिकल में भी देखा होगा कि बहुत सारी मेडिसिन होती है जिनको डार्क कलर की बॉटल्स में कैप्ट करके रखा जाता है। वो इसीलिए रखा जाता है ताकि इनके अंदर हीट ना आ सके, लाइट ना आ सके, क्योंकि अगर लाइट आ गई, हीट आ गई तो क्या होगा, ये डिकम्पोज हो जाएंगे, ठीक है। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछे जाएंगे पेपर में। उससे पहले आप इसको एक बार बैलेंस कर दो। मैंने बताया था कि बिना बैलेंस किए केमिकल इक्वेशन नहीं छोड़नी है हमारे को। सिल्वर सिंगल, क्लोरीन 2, क्लोरीन 1, यहाँ 2 लगा दो, क्लोरीन डबल हो जाएगी, यहाँ क्लोरीन डबल है ऑलरेडी, ठीक है। अब सिल्वर डबल हो गया तो यहाँ सिल्वर के पास लगा दिया, सिल्वर 2, क्लोरीन 2, बैलेंस हो गया। नीचे भी इसी तरीके से बैलेंस कर दो।
2 यहाँ लगा दो, जिससे सिल्वर दुगना हो जाएगा, ब्रोमीन दुगना हो जाएगा, ब्रोमीन ब्रोमीन डबल हो गए, सिल्वर डबल हो गया, यहाँ 2 लगा दो, बैलेंस हो गया। तो ये फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन था बच्चों। तो फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन समझ में आ गया ना। व्हेन डिकम्पोजिशन कैरिड आउट बाय लाइट, जब लाइट के थ्रू डिकम्पोजिशन होता है तो इसको फोटोलाइटिक डिकम्पोजिशन कहते हैं। चलो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन और कर लेते हैं, इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन। जैसे नाम से ही पता लग रहा है कि यहाँ जो डिकम्पोजिशन हो रहा है वो इलेक्ट्रिसिटी की वजह से हो रहा है। हाँ, तो पहले डेफिनेशन लिख लेते हैं। देखिए, व्हेन डिकम्पोजिशन carried out by electricity it's called electrolytic decomposition. When decomposition carried out by electricity is known as electrolytic decomposition. इस रिएक्शन, तो जैसे मान के चलो हमने यहाँ वाटर को इलेक्ट्रोलाइजेस करना है, दैट इज इलेक्ट्रोलाइजेस ऑफ वाटर। इसमें क्या होगा, वाटर में आप जब इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो आप देखेंगे कि इसमें से हाइड्रोजन जो गैस है वो रिमूव हो रही है अलग, और जो ऑक्सीजन गैस है वो अलग निकल गई। कैसे? एक जैसे हमने मान लो सपोज एक कंटेनर ले लिया। अब इस कंटेनर में हमने क्या क्या करना है, एक जगह हमने एनोड लगानी है और एक जगह कैथोड लगानी है। एनोड और कैथोड ग्रेफाइट की रॉड्स होती है, जिसको एक को एनोड कहा जाता है और एक को कैथोड कहा जाता है। बैटरी का पॉजिटिव टर्मिनल जहां से जुड़ता है वो एनोड हो जाता है, और बैटरी का जो नेगेटिव टर्मिनल जहां से जुड़ता है वो कैथोड हो जाता है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसके अंदर कुछ अमाउंट आप ले लो वाटर का। मान लो आपने इसमें वाटर ले लिया, पानी भर दिया, ठीक है, वाटर ला दिया, ठीक है। अब क्या करना है आपको, सपोज ये हमने ले ली बैटरी 6 वोल्ट की, पॉजिटिव टर्मिनल और नेगेटिव टर्मिनल बैटरी का। बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे एनोड को, और बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से जोड़ देंगे हम कैथोड को। ये लगा देंगे पूरा स्विच। अब जब हम इसमें करंट पास करेंगे तो कुछ नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि जो वाटर है वो करंट पास नहीं करता, जो इलेक्ट्रिसिटी पास नहीं करता। तो क्या करना पड़ेगा इसमें, हमारे को कुछ बूंदे H2SO4 के डाल लेते हैं, H2SO4 एसिडिक, कुछ बूंदे H2SO4 के डालेंगे, जिससे कनेक्टिविटी हो जाएगी। ठीक है, तो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट हो जाएगी। अब क्या होगा पता है, इसके अंदर यहाँ हम कुछ टेस्ट ट्यूब टाइप लगाते हैं ताकि जो गैस है उसका कलेक्शन किया जा सके। यहाँ कॉर्क लगा देते हैं बच्चों। अब ध्यान से समझना मेरी बात। अब जैसे ही इलेक्ट्रिसिटी पास होगी तो वाटर में से हाइड्रोजन हो जाएगी अलग और ऑक्सीजन हो जाएगी अलग। अब देखो कैसे, तो जो हाइड्रोजन है आपको पता है कि वो पॉजिटिव चार्ज में है, तो वो नेगेटिव की तरफ कलेक्ट हो जाती है, मतलब कैथोड की तरफ। यहाँ बहुत सारे बुलबुले बन जाएंगे हमारे ऑक्सीजन गैस के, तो ऑक्सीजन गैस धीरे धीरे अलग हो जाएगी। और आपको पता है जो हाइड्रोजन है, तो आपको पता है जो हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन चली जाएगी कैथोड की तरफ, तो यहाँ हाइड्रोजन के बहुत सारे बुलबुले इकट्ठे हो जाएंगे। हाइड्रोजन पे कौन चला जाएगा, H2, और एनोड पे कौन चला जाएगा, O2, क्योंकि ये नेगेटिव है, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव। तो नेगेटिव पॉजिटिव हमेशा एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट करते हैं, आपको मालूम है। तो इसमें ऑक्सीजन जो है, जो कि नेगेटिव चार्ज है, जो कि पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएगी, और हाइड्रोजन जो कि पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव टर्मिनल की तरफ चली जाएगी। एक और चीज जो इसमें हम नोटिस करेंगे वो ये है, द अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस, अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन गैस is double, not more, double. Gas is double than oxygen. जो हाइड्रोजन होगी वो ऑक्सीजन के अमाउंट से डबल होगी, ध्यान रखना। ठीक है, इसके अंदर जो अमाउंट कलेक्ट होगा हाइड्रोजन गैस का कैथोड साइड में, वो डबल होगा ऑक्सीजन से। ठीक है ना। तो ये एग्जांपल थे हमारे इलेक्ट्रोलाइटिक डिकम्पोजिशन के। और भी एग्जांपल है, आप कर सकते हो। उदाहरण के लिए एक और ले लेते हैं हम लोग, जैसे इलेक्ट्रोलाइजेस ऑफ सोडियम क्लोराइड NaCl। NaCl को जब हम लिक्विड फॉर्म में लेके
और उसके बाद जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास करते हैं, करंट पास करते हैं, तो ये जो सोडियम मेटल है ये अलग हो जाती है और एक गैस निकलती है जो कि क्लोरीन गैस होती है। ये भी इलेक्ट्रिसिटी की वजह से अलग अलग किए जा सकते हैं। तो जैसे सोडियम पॉजिटिव चार्ज है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा कैथोड के ऊपर, क्लोरीन नेगेटिव है तो ये डिपॉजिट हो जाएगा एनोड के ऊपर, ठीक है ना। सोडियम का चला जाएगा कैथोड पे और क्लोरीन का चला जाएगा एनोड पर, क्योंकि नेगेटिव है तो नेगेटिव पॉजिटिव की तरफ चला जाता है। ये है इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन का एग्जांपल। बैलेंस कर दो बच्चों, क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ सोडियम सिंगल सिंगल, तो यहाँ क्लोरीन को बैलेंस करेंगे तो साथ में सोडियम डबल हो जाएगा, तो आप यहाँ भी 2 लगा सकते हो। तो ये थे इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन के एग्जांपल। आई होप आपको ये चीज समझ आई होगी। When decomposition carried out by electricity, जब decomposition इलेक्ट्रिसिटी की वजह से होता है तो इसको हम लोग इलेक्ट्रोलाइटिक डीकंपोजिशन कहते हैं, ठीक है। चलो नेक्स्ट केमिकल रिएक्शन पढ़ते हैं अपना। डिस्प्लेस, जैसे नाम से ही पता लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। इस रिएक्शन में पता है क्या होता है, हाई रिएक्टिव जो एलिमेंट होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट का प्लेस ले लेते हैं। हाई रिएक्टिव एलिमेंट जो होते हैं वो लो रिएक्टिव एलिमेंट का जो है प्लेस कवर कर लेते हैं। चलो पहले डेफिनेशन लिखते हैं फिर एग्जांपल पढ़ेंगे। दोज रिएक्शन in which one element take place of another element, in a compound, are known as displacement reaction। ध्यान से समझते हैं दोबारा। Those reaction in which one element take place of another element in a compound, कंपाउंड के अंदर, यौगिक के अंदर एक तत्व दूसरे तत्व का स्थान ले लेता है। ऐसे कैसे ले लेता है? ऐसे इसलिए ले लेता है क्योंकि एक एलिमेंट हाई रिएक्टिव होता है देन कंपेयर विद अनदर एलिमेंट, और जाहिर सी बात है दूसरा एलिमेंट लो रिएक्टिव होगा तो उसका प्लेस ले लिया जाएगा। समझाता हूं। एग्जांपल के लिए हम कॉपर सल्फेट ले लेते हैं अपने परख नली में, टेस्ट ट्यूब में हमने ले लिया कॉपर सल्फेट जो कि ब्लू कलर का होता है बच्चों, ब्लू कलर का। अब इसमें आप मिला दो आयरन, आयरन तो पता ही है ना, लोहा। जब आप आयरन को मिलाओगे तो आयरन इज अ हाई रिएक्टिव देन कॉपर। पता कैसे लगेगा? रिएक्टिविटी सीरीज आपको पढ़नी पड़ेगी, याद करनी पड़ेगी, जिससे आपको पता रहेगा कि कौन सा एलिमेंट जो है रिएक्टिव है और कौन सा लेस रिएक्टिव है। तो होगा क्या, आयरन यहाँ आ जाएगा कॉपर की जगह, तो ये बन जाएगा फेरस सल्फेट जो कि ग्रीन कलर का होता है, ठीक है। और जो कॉपर है वो रिप्लेस हो गया, दैट मीन डिस्प्लेसमेंट हो गया कॉपर का। आयरन ने कॉपर को वहां से रिप्लेस कर दिया। जब हम टेस्ट ट्यूब में कॉपर सल्फेट लेंगे, एक्वा सॉल्यूशन वाटर मिक्स करेंगे, जब कंप्लीटली कॉपर सल्फेट उसमें डिसॉल्व हो जाए तो आप उसमें आयरन नेल्स डालो, ठीक है, या आयरन के कुछ टुकड़े डाल लो, तो आप देखोगे धीरे धीरे स्लोली जो कलर है ब्लू कलर कॉपर सल्फेट का वो ग्रीन हो जाएगा धीरे धीरे। हाँ, ऐसा इसलिए होता है फॉर्मेशन ऑफ आयरन सल्फेट। आयरन सल्फेट बनने की वजह से ऐसा हुआ होगा, ठीक है ना। ग्रीन कलर का फेरस सल्फेट है। बैलेंस कर दो इस इक्वेशन को, ये कॉपर सिंगल सल्फेट सल्फेट Fe ऑलरेडी बैलेंस है। कुछ और एग्जांपल लेते हैं इसमें। हम कॉपर सल्फेट को इस बार मैग्नीशियम से रिएक्ट करवा देते हैं। अगर कॉपर सल्फेट को अगर हम रिएक्ट करवा देते हैं मैग्नीशियम से, तो क्या मैग्नीशियम भी इसको रिप्लेस कर देगा? इसके लिए हमारे को ये आपको ये सीरीज याद करनी पड़ेगी। काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या होगा आगे और। तो ये रिएक्टिविटी सीरीज ऐसे डाउनवर्ड में जा रही है, जो जितना टॉप पर है वो उतना हाई रिएक्टिव एलिमेंट है। क्या इस तरीके से याद करना जरूरी है? काशीनाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या होगा आगे और?
बिल्कुल जरूरी नहीं है, क्योंकि ऐसा किसी किताब में नहीं लिखा और ना ही किसी वैज्ञानिक ने इसकी खोज की है। ये तो बच्चों को याद करने के लिए एक गाना सा बना दिया गया है। बाकी अगर आपको याद करना है तो आप कर सकते हो। पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, एल्युमिनियम, अदरवाइज काशी नाथ का माली आलू जरा फीके पकाता है, क्या होगा आगे और। समझ में आई। अब हम देखते हैं कि मैग्नीशियम पहले आ रहा है या कॉपर पहले आ रहा है बच्चों। कौन पहले आ रहा है? मैग्नीशियम पहले आ रहा है। तो मैग्नीशियम इज अ हाई रिएक्टिव देन कॉपर। तो यहाँ मैग्नीशियम क्या करेगा? कॉपर को रिप्लेस कर देगा। ये बन जाएगा मैग्नीशियम सल्फेट MgSO4। साथ में कॉपर जो है वो हो जाएगा रिप्लेस, कॉपर का हो गया डिस्प्लेसमेंट। तो ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है जिसको आप याद कर सकते हो। ठीक है, कुछ एग्जाम्पल आप अपनी बुक NCERT में से ले सकते हो। तो हम बढ़ते हैं अगले अपने केमिकल रिएक्शन की तरफ। अब हम पढ़ेंगे डबल डिस्प्लेसमेंट। डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। डबल डिस्प्लेसमेंट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन में क्या होता है, मैं पहले एक एग्जांपल बताता हूं आपको, फिर इसकी डेफिनेशन लिखेंगे। जैसे ये है AB, सपोज ये है CD, एक कंपाउंड ये है और एक कंपाउंड ये है। अब डबल डिस्प्लेसमेंट में होता क्या है, ये जो आयंस देख रहे हैं आप, ये एक्सचेंज हो जाते हैं। अब बोल रहे ABCD है वो, भैया एग्जांपल दे रहा हूँ यार। ये जो आयंस है ये पहुंच जाएगा यहाँ AD के पास, मेरा मतलब C पहुंच जाएगा B के पास, CB हो जाएगा और ये हो जाएगा AD। इसको बोलते हैं हम डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। समझ आया? नहीं समझ आया कोई नहीं, पहले डेफिनेशन लिख लो फिर समझते हैं दोबारा से। तो डबल डिस्प्लेसमेंट की रिएक्शन की जो डेफिनेशन है वो क्या है? Those reaction in which two compound react by an exchange of ions to form two new compound। ठीक, एक बार फिर समझते हैं इसको। डबल डिस्प्लेसमेंट मतलब दो बार डिस्प्लेसमेंट होगा। दोज रिएक्शन इन विच टू कंपाउंड रिएक्ट बाय एन एक्सचेंज ऑफ आयंस टू फॉर्म टू न्यू कंपाउंड। ठीक है, मतलब समझाता हूं तुम्हारे को। जैसे अभी अभी मैंने बताया था, जैसे AB और CD का मैंने को एग्जांपल दिया। जैसे ये है AB और ये है CD। मान के चलो ये जो आगे वाले ये आयंस है, A और C आयंस है। तो यहाँ ये कंपाउंड क्या करेंगे, अपने आयंस एक्सचेंज कर लेंगे। ऐसे ये हो जाएगा CB और ये हो जाएगा हमारा AD। ये एक तरीके से आप जनरल फॉर्मूला समझ लो, स्टैंडर्ड फॉर्म उसका डबल डिस्प्लेसमेंट का। बहुत बढ़िया बढ़िया एग्जांपल बताता हूं आपको। AgNO3 सिल्वर नाइट्रेट। अगर सिल्वर नाइट्रेट को हम सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करवा दें, NaCl से रिएक्ट करवा दें, तो क्या होगा मालूम है? NaCl से अगर इसको रिएक्ट करवा दें तो यहाँ जो सिल्वर है वो सोडियम का प्लेस ले लेगा और जो सोडियम है वो सिल्वर का प्लेस ले लेगा। ये बन जाएगा सोडियम नाइट्रेट NaNO3 और बन जाएगा सिल्वर क्लोराइड AgCl। ये बन जाएगा। इसको बैलेंस कर दो आप। Na सिंगल है, Cl सिंगल है, सिल्वर सिंगल है, NO3 सिंगल है। तो यहाँ डबल डिस्प्लेसमेंट हो गया। देखो इस सिल्वर नाइट्रेट ने जब सोडियम क्लोराइड से रिएक्ट करा तो सोडियम ने सिल्वर का प्लेस ले लिया और सिल्वर ने जो है वो सोडियम का प्लेस ले लिया। अब कुछ बच्चे बोलेंगे ये पीछे वाला चेंज नहीं होगा, ये नाइट्रेट और ये क्लोरीन नहीं चेंज होगा। नहीं, दरअसल आयंस एक्सचेंज होते हैं। दैट मीन्स आप समझ लो मेटल एक्सचेंज होगी। क्या एक्सचेंज होगी? ओनली मेटल। इसमें PPT भी बनता है जिसको हम प्रेसिपिटेट रिएक्शन बोलते हैं। इस रिएक्शन के बाद मैं आपको डीपली बताऊंगा प्रेसिपिटेट। इसमें ये जो बना है ये व्हाइट PPT बन गया बच्चों, व्हाइट PPT। ये PPT क्या है? इसको प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब कुछ केमिकल रिएक्शन जब होंगे तो उसके अंदर कुछ सब्सटेंस इस तरीके के प्रोड्यूस हो जाते हैं जो वाटर में डिसॉल्व नहीं होते, सॉलिड रहते हैं वो। तो इसको हम प्रेसिपिटेट बोलते हैं। मतलब इस तरीके के सब्सटेंस जो जल में नहीं घुलते, अवक्षेपण कहलाते हैं, अवक्षेप कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? अवक्षेप। ये जल में अघुलनशील है। दैट मीन्स PPT है।
तो ये व्हाइट कलर का पीपीटी है। क्या कलर पेपर में पूछे जाते हैं? बिल्कुल पूछे जाएंगे कलर, ध्यान रखना, कलर मोस्ट इंपॉर्टेंट है बार बार। तो और कुछ एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे बेरियम क्लोराइड BaCl2। जब हम बेरियम क्लोराइड को सोडियम सल्फेट से रिएक्ट करवाते हैं Na2SO4 से, तो ये बन जाता है हमारा, देखो अभी मैंने क्या बताया था, आयंस एक्सचेंज होंगे, तो ये बेरियम चला जाएगा इधर, सोडियम चला जाएगा इधर, तो ये बन जाएगा बेरियम सल्फेट, दैट मींस BaSO4 और सोडियम क्लोराइड NaCl। इसको बैलेंस करो जरा, यहाँ पर सोडियम 2 है, वहां सिंगल है, यहाँ 2 लगा दो, सोडियम हो गया डबल, यहाँ भी सोडियम हो गया डबल, क्लोरीन हो गया डबल, यहाँ 2 से 2 करने पर क्लोरीन हो गया डबल, बेरियम एक, सल्फेट सल्फेट, ठीक है, बैलेंस हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल थे हमारे डबल डिस्प्लेसमेंट के। बाकी कुछ और एग्जांपल आप साथ में देख सकते हैं, मैं वीडियो को कनेक्ट कर देता हूं। तो ये कुछ केमिकल इक्वेशन जो है हमने रीड करी, चैप्टर केमिकल इक्वेशन एंड रिएक्शन की, कुछ केमिकल रिएक्शन हमने समझे। आगे के जो केमिकल रिएक्शन आपके रह गए हैं ये वीडियो के अगले पार्ट में आएंगे। आज के लिए इतना ही। अगर आपको क्लास अच्छी लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक कर देना और मेरे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर देना।